हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का चहल एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मौद्रिक नीति के बारे में और हमने पढ़ा था कि मौद्रिक नीति क्या होती है। और हमने यह भी जाना था कि मौद्रिक नीति के दो उपकरण होते हैं, दो टूल्स होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। और हम मात्रात्मक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बैंक रेट के बारे में, रेपो रेट के बारे में। आज उसी कड़ी में हमें अपने डिस्कशन को स्टार्ट करना है और आज हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी में वो टूल्स हो सकते हैं जिनके माध्यम से मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है और मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहला ये रिवर्स रेपो रेट। देखो, एक बार में लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट जाना था ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकंड बस। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो सारा जो गेम है ना मॉनेटरी पॉलिसी में, वो मुद्रा प्रवाह के नियंत्रण से है। क्योंकि मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का उद्देश्य है कि देश में आर्थिक वृद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक वृद्धि के साथ साथ मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहनी चाहिए। मुद्रास्फीति जिसको हम सामान्य भाषा में महंगाई भी बोलते हैं, तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होनी चाहिए। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना होता है? तो सेम जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करना होता है? मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। और प्यारे बच्चों, मुद्रा प्रवाह का सीधा सीधा लिंक होता है कि बैंक किस इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। अगर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो निश्चित सी बात है लोग बैंकों से लोन कम लेंगे, और अगर बैंक कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि लोग बैंकों से लोन ज्यादा लेते हैं। तो उसी कड़ी में आर्थिक वृद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन मुद्रास्फीति नियंत्रित होनी चाहिए। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। तो कल हमने जाना था कि किस तरीके से बैंक रेट और रेपो रेट का इंपैक्ट पड़ता है मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने में। तो नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो है रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट का एकदम उल्टा है। रेपो रेट में क्या होता है? देखो, आप यहाँ पर देखो, रेपो रेट में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेते हैं, और आरबीआई से लोन लेने के एवज में जिस इंटरेस्ट पर वो लोन लेते हैं उस इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है कि बैंक अपने सरप्लस अमाउंट को, बैंक अपने अधिशेष जमा को आरबीआई के पास जमा करते हैं। या हम इसको दूसरी भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है। तो फाइनली पैसा जा किसके पास रहा है? आरबीआई के पास में। तो इंटरेस्ट पे कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट पर बैंकों की अधिशेष जमा को अपने पास अवशोषित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है, आपको बताना है कि रिवर्स रेपो रेट से अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है तो उसका मुद्रा प्रवाह पर क्या नियंत्रण होगा। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा, और अगर कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है तो बैंक के पास में एक अल्टरनेट और होता है। बैंक कहता है कि क्योंकि बैंक काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट भी कमाना है, तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि बैंक अपनी अधिशेष जमा को लोगों को लोन देने की तुलना में आरबीआई के पास जमा करना ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक अपनी अधिशेष जमा को आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो लोगों को लोन देने के लिए उनके पास अमाउंट कम होता है। तो रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से मुद्रा प्रवाह कम होता है, और मुद्रा प्रवाह के कम होने से मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है या मुद्रास्फीति भी कम होती है। देखना, ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? आगे बढ़े, आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन क्या है। रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को प्रबंधित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रमुख ब्याज दर है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को, लिक्विडिटी को अवशोषित करने के लिए करता है। आगे बढ़े। अच्छा, अगर कोई भी इशू हो ना, जैसे डिस्कशन के दौरान कोई भी इशू हो, तो आप चैट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। फिर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट के अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? नगद आरक्षी अनुपात। देखो दो तरीके के आरक्षी अनुपात होते हैं। एक को हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, जिसको बोलते हैं नगद आरक्षी अनुपात, और एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। तो पहले हम पढ़ेंगे CRR क्या है और फिर हम पढ़ेंगे कि SLR क्या है। CRR और SLR का यूज भी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कैसे, वो हमें अभी देखना है। तो CRR एक्चुअली होता क्या है? CRR किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तरल नकदी के रूप में, आरक्षित निधि के रूप में स्वीकार किया जाता है या आरबीआई के पास बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। जैसे ये कोई कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है, जो भी कुल जमा है कमर्शियल बैंक के पास, माना कि एसबीआई है और एसबीआई के पास में जो भी कुल जमा है, ये इसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास में रिजर्व रखता है। आप सोच रहे होंगे कुल जमा का कैसे? तो इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है NDTL, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। देखो हम बैंक में जो भी पैसा जमा करते हैं ना, वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन सा होता है? एक होता है मांग जमा और एक होता है सावधि जमा। मांग जमा कैसे? जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आपने पैसे डिपॉजिट किया, जब आपको मन करेगा आप निकाल सकते हो, तो इसको बोलते हैं मांग जमा। एक होता है, आपने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट, भाई एफडी करा दी। तो वो जो एफडी है ना, फिक्स डिपॉजिट है, उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि आप 5 साल के बाद निकाल सकते हो, 6 साल के बाद निकाल सकते हो। तो जो भी बैंक के पास कुल जमा है, भले ही वो मांग जमा के रूप में हो या सावधि जमा के रूप में हो, तो उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है। अभी जो सीआरआर का रेशियो है वो 4.5% है। मतलब अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए हैं तो उसको 4.5 रुपए आरबीआई के पास जमा करने होते हैं। देखो इस फ्लोचार्ट से आप समझ सकते हैं कि जैसे बैंक है, बैंक में जमा हुए 1000 रुपए डिपॉजिट हुए। एग्जाम्पल के लिए मतलब इसमें माना गया है कि अगर सीआरआर 4% है, आसान भाषा में समझने के लिए 4, तो 1000 का 4% कितना हो प्यारे बच्चों? 40 रुपए। तो 40 रुपए जमा हुए आरबीआई के पास में, तो बैंक अपने पास कितने रखेगा? 960 रुपए। ऐसे होता है। और ऐसा नहीं है कि जो पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट हो रहा है सीआरआर के फॉर्म में, तो आरबीआई कोई इंटरेस्ट पे करेगा कमर्शियल बैंक को, तो ऐसा नहीं है। आरबीआई कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक इस राशि का उपयोग उधार देने और निवेश के लिए नहीं कर सकता और उसे आरबीआई से कोई ब्याज भी नहीं मिलता। इस वाले पॉइंट को याद रखना, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई सीआरआर का इंटरेस्ट मिलता है नहीं मिलता, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि अच्छा ऐसा है तो कुछ ना कोई इंटरेस्ट मिलता होगा, लेकिन नहीं। सीआरआर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर यह लागू नहीं होता। जब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में, एनबीएफसी के बारे में, तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। खैर यहां तो कोई दिक्कत परेशानी। अब मेन पॉइंट ये है कि सीआरआर का यूज मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे किया जाता है, तो ये आपको समझना है। देखो अभी सीआरआर है 4.5%, मतलब बैंक अपनी कुल जमा का 4.5% आरबीआई के पास जमा कर रहा है। अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, एग्जांपल के लिए माना कि ये कर दिया 10%, हालांकि इतना बढ़ाना नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए, ये हो गया 10%। तो अगर बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए तो 90 रुपए जमा करेगा, 10 रुपए जमा करेगा आरबीआई के पास, तो बैंक के पास कितने बचेंगे? 90 रुपीज। मतलब लोन देने के लिए उसके पास में 90 रुपए हैं। तो जैसे जैसे सीआरआर बढ़ेगा, लोन देने के लिए बैंकिंग के पास जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, मतलब बैंक कम लोन दे पाएगा, तो मुद्रा प्रवाह नियंत्रित रहेगा, और मुद्रा प्रवाह के नियंत्रित होने से मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि सीआरआर के बढ़ने से मुद्रा प्रवाह कम होता है, मुद्रा प्रवाह कम होता है। डन प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। नगद आरक्षी अनुपात के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में। अभी हमने जाना कैसे करता है। उच्च मुद्रास्फीति के माहौल में आरबीआई बैंकों को अधिक उधार देने से रोकने के लिए सीआरआर बढ़ा सकता है। सीआरआर यह भी सुनिश्चित करता है कि भारी मांग के दौरान भी बैंकों के पास ग्राहकों के लिए न्यूनतम राशि उपलब्ध रहे। अच्छा एक पॉइंट और,
हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सारे टूल्स पढ़े, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अभी हम सीआरआर पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी में, तो वो होता है रेपो रेट। इस बात को ध्यान रखना, रेपो रेट। आरबीआई मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज्यादा रेपो रेट का ही यूज करती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई तुरंत रेपो रेट को बढ़ा देती है। अभी जो रेपो रेट है प्रेजेंट में वो 6.50% है। पिछले 2-3 तिमाही से तो रेपो रेट को इतना ही रखा गया है, 6.50% ही। लेकिन जैसा ही ये फील होगा कि भाई मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। चलो खैर, इसकी गणना कैसे की जाती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एनडीटीएल ये वाला पॉइंट, शुद्ध मांग और सावधि देयता को कुछ परसेंट वहां पर जमा होता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अभी प्रेजेंट में सीआरआर कितना है, 4.50% है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये सीआरआर के जैसे कुछ अंतर है। सीआरआर में क्या है कि आरबीआई के पास में कुछ जमा करना होता है। एसएलआर में क्या है कि बैंक खुद के पास कुछ अमाउंट रिजर्व करते हैं। जैसे एसएलआर जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है, एक सेकंड बस। एसएलआर जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। सीआरआर आरबीआई के पास जमा करते हैं कमर्शियल बैंक, लेकिन एसएलआर वो खुद के पास कुछ अमाउंट रिजर्व करके रखते हैं। इसकी एक अच्छी बात ये है, अब अच्छी बात कह लो बुरी बात कह लो, लेकिन हाँ इसकी एक विशेषता ये है कि एसएलआर को जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैश की फॉर्म में ही रिजर्व करना है। उसको कैश की फॉर्म में भी रिजर्व किया जा सकता है, उसको गोल्ड की फॉर्म में भी रिजर्व किया जा सकता है, और उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी रिजर्व किया जा सकता है। आपको लग रहा होगा सरकारी प्रतिभूति क्या है, एक्चुअली कई बार आरबीआई फंड जनरेट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी इश्यू करता है, आम जनता उसको खरीदती है, तो उन्हीं को गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूति कहा जाता है। डन। हाँ, अब इसमें भी फिर घूम फिर के वही बात आती है कि भाई एसएलआर का मॉनेटरी पॉलिसी में यूज कैसे किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एसएलआर को बढ़ाया जाता है तो बैंक अपने पास पैसा ज्यादा रिजर्व करेंगे, लोन कम देंगे, और अगर बैंक लोन कम देंगे तो क्या होगा, मुद्रा प्रवाह नियंत्रित होता है या मुद्रा प्रवाह कम होता है। अभी प्रेजेंट में एसएलआर कितना है, अभी प्रेजेंट में एसएलआर है 18%, 18%। डन प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएलआर का महत्व जो हमने अभी डिस्कस किया, सरकार मुद्रास्फीति और तरलता को विनियमित करने के लिए एसएलआर का उपयोग करती है। एसएलआर बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। नियंत्रित क्यों होगी, क्योंकि मुद्रा प्रवाह नियंत्रित होगा, और मुद्रा प्रवाह के नियंत्रित होने से मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है, जबकि इसे घटाने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। एसएलआर आरबीआई का एक मौद्रिक नीति साधन है, लेकिन सरकार के लिए अपने ऋण प्रबंधन कार्यक्रम को सफल बनाना महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीमांत स्थायी सुविधा, और हो सकता है कि हिंदी में नाम सुन के आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए हो, तो मैं आपको अंग्रेजी में बता देता हूं। इसका नाम है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। देखो, सामान्यतः कमर्शियल बैंकों के द्वारा आरबीआई से लोन लेने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है रेपो रेट, एक होता है बैंक रेट, और एक होता है एमएसएफ। बैंक रेट सामान्यतः दीर्घावधि के लिए होता है, रेपो रेट अल्पावधि के लिए होता है, और एमएसएफ अति अल्पावधि के लिए होता है, मतलब 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। अगर 24 घंटे के लिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा चाहिए तो वो एमएसएफ का यूज करता है। और जो उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, जो उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, उससे ही एमएसएफ बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब निश्चित रूप से अगर ये अति अल्पावधि के लिए है तो इसका जो रेट है वो रेपो रेट से थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे अभी प्रेजेंट में रेपो रेट है 6.50%। मैं बात कर रहा हूं अक्टूबर 2024 की। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो 2 या 3 साल बाद भी यूट्यूब पर देखे जाए, हो सकता है तब तक चेंज हो जाए, लेकिन अक्टूबर 2024 तक रेपो रेट 6.50% है, और एमएसएफ जो है वो 6.75% है। तो ये आपको याद रखना है, वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है।
कि सीमांत स्थायी सुविधा बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आपातकालीन स्थिति में उधार लेने का एक माध्यम है। जब अंतर बैंक तरलता पूरी तरह समाप्त हो जाती है, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो फिर वो एमएसएफ के थ्रू लोन ले सकता है आरबीआई से, कोई भी कमर्शियल बैंक। एमएसएफ उन बैंकों के लिए अंतिम विकल्प है जिन्होंने तरलता समायोजन सुविधा सहित अन्य सभी उधार विकल्पों का उपयोग कर लिया है। डन प्यारे बच्चों। हाँ, तो फिर वही इसका मॉनेटरी पॉलिसी में यूज कैसे होगा कि अगर एमएसएफ बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से बैंक अपना लैंडिंग रेट बढ़ाते हैं, और लैंडिंग रेट के बढ़ने से मुद्रा प्रवाह नियंत्रित होता है, और मुद्रा प्रवाह के नियंत्रित होने से मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। चलिए, स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अभी हमने रिवर्स रेपो रेट के बारे में पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दोनों सेम ही तरीके से काम करती है। अंतर कुछ है, अंतर कुछ क्या है कि रिवर्स रेपो रेट में जब आरबीआई बैंकों से अपना अधिशेष अवशोषित करते हैं तो उस समय उसको कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी का यूज करना होता है। आरबीआई को कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी, कुछ पार्श्विक प्रतिभूतियां कमर्शियल बैंकों को देना होता है, लेकिन एसडीएफ में किसी कोलैटरल सिक्योरिटी का यूज नहीं किया जाता। इसमें भी आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों से पैसा अवशोषित करता है, या कमर्शियल बैंक अपने अधिशेष को आरबीआई के पास जमा करते हैं। स्थायी जमा सुविधा का एक वित्तीय उपकरण है जो बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रातों रात अतिरिक्त धनराशि जमा करने की अनुमति देता है, लेकिन विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी। और ट्रिपल आर या रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, विद कोलैटरल सिक्योरिटी। ये आपको याद रखना। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। खुले बाजार की सक्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी साल 2 साल पहले यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा भी था कि ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ये क्या होते हैं, खुले बाजार की संक्रियाएं क्या होती है। आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कैसे देखोगे, देखो एक्चुअली होता क्या है कि माना कि ये आरबीआई है, आरबीआई माना कि किसी सरकारी प्रतिभूतियों को बेच रहा है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति। मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया ट्रेजरी बिल। आपने ट्रेजरी बिल का नाम सुना होगा। सरकारी प्रतिभूति क्या है, एक डॉक्यूमेंट है लेकिन उसकी कुछ वैल्यू है, उसका रुपये में कुछ वैल्यू है। माना कि ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल माना कि 25,000 रुपए का ट्रेजरी बिल, और आरबीआई इस ट्रेजरी बिल को बेच रहा है। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर बेच रहा है तो कोई ना कोई खरीदेगा, तो किसी पर्सन ने खरीदा। तो जैसे ही इस पर्सन के पास में ये ट्रेजरी बिल आएगा या सरकारी प्रतिभूति आएगी, तो आरबीआई के पास में कुछ फंड आएगा। तो आपको नहीं लगता कि सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने से बाजार से लिक्विडिटी को अवशोषित किया जा सकता है? अगर इसको बेचा जा रहा है तो मतलब यहां से तरलता को अवशोषित किया जा रहा है, क्योंकि पैसा किसके पास आ रहा है, आरबीआई के पास आ रहा है, मतलब मुद्रा प्रवाह नियंत्रित हो रहा है। लेकिन अगर तरलता को बढ़ाना हो तो फिर क्या करता है, फिर इसको खरीदता है। जैसे ही आरबीआई इसको खरीदेगा, निश्चित रूप से कोई भी आदमी अगर सरकारी प्रतिभूति को खरीद रहा है तो एक टाइम के बाद उसको बेचेगा तो है। तो जैसे ही वो आरबीआई इसको खरीदेगा तो तुरंत पैसा जो है वो इस पर्सन के पास जाएगा, और तब क्या होगा, मुद्रा प्रवाह बढ़ता है या तरलता बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के माध्यम से जब तरलता को समायोजित किया जाता है तो उसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की संक्रियाएं, और इसका प्रयोग भी मौद्रिक नीति में किया जाता है। डन। आपको छोटा सा होमवर्क है, आपको टेबल कंप्लीट करना है कि रेपो रेट अभी प्रेजेंट में कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, बैंक रेट कितना है, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अभी कितनी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अगेन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।